हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान जिसमें हम लोग यूनिट फर्स्ट में पहला चैप्टर वैद्युत क्षेत्र एवं तीव्रता। तो इसके पहले वाले वीडियो में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में आपको बताया गया, कूलाम का नियम बताया गया। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र एवं तीव्रता। ठीक है, तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं। तो आवेश के बारे में आप जानते हैं कि आवेश, कोई आवेश है, सपोज कर लिए कि ये आवेश है, तो इस आवेश के चारों ओर क्या होता है, एक प्रभाव क्षेत्र उत्पन्न होता है। कि प्रत्येक आवेश अपने चारों ओर क्या करता है, एक प्रभाव क्षेत्र उत्पन्न करता है, अर्थात उसका अपना एक प्रभाव क्षेत्र होता है इसके चारों ओर। तो इस आवेश के चारों ओर एक प्रभाव क्षेत्र है। तो इस प्रभाव क्षेत्र में अगर हम कोई दूसरा आवेश लेके आ रहे हैं तो उस आवेश पर ये आवेश क्या करता है, उस पर बल लगाता है। तो मान लीजिए कोई आवेश है, यहाँ पर एक आवेश लेके आया गया इसके समीप, तो ये क्या करेगा, इस पर बल लगाएगा। तो ये इस दिशा में गति करने लगेगा, बल लगेगा, तो ये इधर चलने लगेगा। तो इसको हम रोकने का प्रयास करेंगे तो हमें अनुभव होगा कि इस पर बल लग रहा है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा, इस पर बल आरोपित होगा। यहाँ रखेंगे नीचे तभी इस पर क्या होगा, एक बल आरोपित होगा। यहाँ पर रखेंगे तभी इस पर क्या होगा, एक बल आरोपित होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, इस आवेश के चारों ओर इसका एक प्रभाव क्षेत्र है। उस क्षेत्र में अगर हम कोई अन्य आवेश लेके आ रहे हैं तो उस पर एक क्या होता है, वैद्युत बल कार्य करता है। कूलाम के नियम के अनुसार ये आवेश इस पर क्या करता है, एक वैद्युत बल लगाता है। अब यहाँ प्रश्न उठ रहा है कि वो कौन सा कारक है, वो कौन सा कारक है कि जो इस आवेश के प्रभाव क्षेत्र में अन्य आवेश को लेके आ रहे हैं तो उस पर वैद्युत बल लग रहा है। तो इसका उत्तर है किस सोर्स आवेश द्वारा या स्रोत आवेश द्वारा जो उसका प्रभाव क्षेत्र है, उस प्रभाव क्षेत्र के कारण इस पर बल लग रहा है, तो उस कारक का नाम है वैद्युत क्षेत्र। क्या नाम दिया गया है, वैद्युत क्षेत्र। कि ये कारक, ये जो आवेश है, ये आवेश अपने चारों ओर एक प्रभाव क्षेत्र उत्पन्न करता है और इसके प्रभाव क्षेत्र में जो हम कोई आवेश, अन्य आवेश लेके आते हैं तो इस पर क्या करता है, वैद्युत बल आरोपित करता है। तो इसका मतलब इस आवेश के चारों ओर क्या है, एक प्रभाव क्षेत्र है। उस प्रभाव क्षेत्र को क्या नाम दिया गया है, वैद्युत क्षेत्र नाम दिया गया। ठीक है, तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो सपोज कर लीजिए कि ये कोई आवेश है, सोर्स आवेश Q है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके समीप हम कोई अन्य, तो इसका एक प्रभाव क्षेत्र होगा, इसका एक अपना प्रभाव क्षेत्र है। तो इस प्रभाव क्षेत्र में अगर हम कोई अन्य आवेश लेके आते हैं तो उस पर ये क्या करता है, वैद्युत बल आरोपित करता है। ठीक है, तो बल, सपोज कर लिए कि यहाँ पर हम कोई आवेश लेके आ रहे हैं तो ये आवेश अपने प्रभाव क्षेत्र के कारण इस पर क्या करेगा, वैद्युत बल लगाएगा। ठीक है, वैद्युत बल लगाता है। इसी तरह अगर किसी आवेश को इसके यहाँ रखा जाए तो इस आवेश के प्रभाव के कारण इस पर क्या होगा, बल आरोपित होगा। ठीक है, और यहाँ पर रखें तभी इस पर क्या होगा, बल आरोपित होगा। यहाँ पर रखा जाए तभी इस पर क्या होगा, बल आरोपित होगा। ठीक है, तो देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए Q आवेश इसके निकट हम लेके आ रहे हैं, Q आवेश को, कैपिटल Q आवेश के प्रभाव क्षेत्र में लेके आया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए इसको लाया जा रहा है तो इस पर मान लीजिए कितना, 10 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पर रख रहे हैं तो मान लीजिए इस पर 8 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जब रखा जा रहा है, यहाँ पर रख रहे हैं तो मान लीजिए इस पर Q आवेश को यहाँ पर इसके प्रभाव क्षेत्र में ला रहे हैं तो यहाँ मान लीजिए 5 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, तो देख रहे हैं कि ये आवेश की मात्रा तो समान है लेकिन इसको भिन्न भिन्न स्थितियों पर रखा जा रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, तो इसके प्रभाव क्षेत्र में भिन्न भिन्न स्थितियों पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, अब यहाँ पर Q आवेश को लेके आ रहे हैं तो ये इसके निकट है तो इस पर अधिक बल लगेगा। ये उससे थोड़ा अधिक दूरी पर है तो उस पर क्या होगा, कम बल लगेगा। और ये और अधिक दूरी पर है तो उस पर और कम बल लगेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि
किसी सोर्स आवेश के प्रभाव क्षेत्र में के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। अब यहां सपोज कीजिए जैसे ये कोई बिंदु आवेश है, तो यहां पर हम एक आवेश लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आवेश इस पर मान लीजिए कितना न्यूटन बल लगेगा, सपोज करिए इस पर 5 न्यूटन बल लग रहा है। अब यहाँ पर हम कोई दूसरा आवेश लेके आवे, उससे बड़ा आवेश लेके आवे, तो आवेश का मान बढ़ जाएगा, तो इस पर लगने वाले बल का मान भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और बल लगेगा, और आवेश की मात्रा हम और अधिक आवेश की मात्रा यहाँ इसके निकट लेके आवे, तो उस पर लगने वाले बल का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो किसी आवेश के प्रभाव क्षेत्र में अगर हम अन्य आवेश को लेके आवे, तो अगर आवेश की मात्रा अधिक होगी तो उस पर लगने वाले बल का मान क्या होगा, अधिक होगा। और किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर हम उसके प्रभाव का अनुभव करते हैं, तो प्रभाव का अनुभव करने का मतलब जो अन्य आवेश लेके आ रहे हैं उसके प्रभाव क्षेत्र में, तो उस पर या तो आकर्षण का बल कार्य करेगा या तो प्रतिकर्षण का बल कार्य करेगा। ये तो आवेश की प्रकृति पर निर्भर करता है कि उस पर कौन सा बल आरोपित होगा, आकर्षण बल आरोपित होगा या प्रतिकर्षण बल आरोपित होगा, ठीक है। तो उस पर जो वैद्युत बल लग रहा है, उस पर लगने वाले बल का मान क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा, क्योंकि भिन्न भिन्न बिंदुओं पर जब हम रखेंगे तो उस पर लगने वाले बल का मान क्या हो जाएगा, भिन्न भिन्न हो जाएगा, क्योंकि सोर्स आवेश से उस आवेश की दूरी क्या हो जाती है, अगर बदल रही है, तो उस पर लगने वाले बल का मान भी क्या होगा, परिवर्तित होगा। तो अगर आवेश निकट है तो उस पर लगने वाले बल का मान अधिक होगा, और आवेश अगर अधिक दूरी पर है तो उस पर लगने वाले बल का मान क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब किसी आवेश के प्रभाव क्षेत्र में जब हम उसके प्रभाव क्षेत्र में अन्य आवेश को लेके आते हैं, तो इसके प्रभाव क्षेत्र के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, अर्थात उस पर लगने वाले बल का मान भी क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। तो किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। वो कारक क्या है जो आवेश Q के प्रभाव क्षेत्र में अन्य आवेश Q को लेके आ रहे हैं, तो वो कारक क्या है, उस कारक का नाम क्या दिया गया है, वैद्युत क्षेत्र नाम दिया गया है। उस वैद्युत क्षेत्र के कारण, इस आवेश के कारण इस पर क्या होता है, बल आरोपित होता है, ठीक है। तो आइए वैद्युत क्षेत्र एवं तीव्रता। तो पहले वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा हम देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो परिभाषा क्या होगा, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां उसका प्रभाव अनुभव किया जा सके, जहां उसका प्रभाव अनुभव किया जा सके, उसका वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, उसका वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। उसका क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। उसका क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब आइए देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
के वैद्युत क्षेत्र की माप है, वैद्युत क्षेत्र की क्या होती है, तीव्रता होती है। ठीक है, तो किसी बिंदु आवेश से भिन्न भिन्न दूरियों पर रखे अन्य आवेश पर लगने वाले बल का मान क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। जैसे मान लीजिए कोई बिंदु आवेश है, तो अलग अलग दूरी पर, जैसे मान लीजिए कोई आवेश यहाँ पर रखा हुआ है, कोई आवेश यहाँ पर रखा हुआ है, कोई आवेश यहाँ पर है, कोई आवेश यहाँ है। ठीक है, तो इस आवेश के कारण इन बिंदुओं पर लगने वाले आवेशों पर जो बल लगेगा वो क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। जो अधिक कम दूरी पर होगा उस पर बल अधिक लगेगा, जो अधिक दूरी पर होगा उस पर बल क्या होगा, कम होगा। जैसे कोई बिंदु आवेश है तो उसके क्षेत्र में अन्य आवेश अगर ला रहे हैं और अगर उन आवेशों की दूरियां अलग अलग हैं तो उस पर लगने वाले बल का मान भी क्या होगा, अलग अलग होता है। ठीक है, अर्थात अन्य आवेश पर लगने वाले बल का मान क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो कोई आवेश है, इस आवेश के क्षेत्र में अन्य आवेश जब लाएंगे तो उस पर क्या होगा, वैद्युत बल कार्य करेगा। तो भिन्न भिन्न दूरियों पर आवेश पर लगने वाले बल का मान क्या होगा, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, तो अगर दूरी बढ़ेगी तो बल का मान क्या होगा, कम होगा। जो जैसे यहाँ पर कोई हम आवेश यहाँ पर रखे, क्यों आवेश रखे हैं, तो इसके वैद्युत क्षेत्र में अगर हम कोई अन्य आवेश लेके आ रहे हैं तो इस आवेश के कारण उस पर बल आरोपित होगा। ठीक है, तो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर आवेश पर लगने वाले बल का मान क्या होगा, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, अब यहाँ प्रश्न उठ रहा है कि क्या कोई ऐसी भौतिक राशि है जो बिंदु आवेश के कारण अन्य आवेश पर लगने वाले बल को निर्धारित करती है। क्या कोई ऐसी भौतिक राशि है जो बिंदु आवेश के कारण अन्य आवेश पर एक बल आरोपित करती है? तो उत्तर है हाँ। तो भौतिक राशि क्या है, तीव्रता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही वह भौतिक राशि है जो वैद्युत क्षेत्र में अन्य आवेशों पर लगने वाले बल के लिए क्या होती है, उत्तरदायी होती है। कि कोई आवेश रखा है, इसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, इसके वैद्युत क्षेत्र में हम कोई अन्य आवेश लेके आ रहे हैं तो उस पर बल आरोपित होता है। ठीक है, तो भौतिक राशि क्या है, तो भौतिक राशि का क्या नाम दिया गया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नाम दिया गया है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है कि आवेश पर लगने वाला बल। किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश है तो उसके चारों ओर क्या होगा, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। और उस क्षेत्र में अगर हम कोई दूसरा आवेश लेके आ रहे हैं, अन्य आवेश लेके आ रहे हैं, तो उस पर जो बल कार्य करेगा वही बल ही क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या होगा कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बल के बराबर है। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बल के बराबर है। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बल के बराबर है, उस बल के बराबर है। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बल के बराबर है जो वहां रखे गए इकाई आवेश द्वारा अनुभव किया जाता है। इकाई आवेश द्वारा अनुभव किया जाता है।
मतलब किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बल के बराबर है जो वहां रखे गए एक इकाई आवेश द्वारा अनुभव किया जाता है। एक इकाई आवेश द्वारा क्या किया जाता है? अनुभव किया जाता है कि वैद्युत क्षेत्र में इकाई आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को उस बिंदु पर क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कोई जैसे समझ लीजिए कि यहाँ कोई आवेश रखा गया है, सपोज के लिए क्यू आवेश है या कैपिटल क्यू आवेश मान ले रहे हैं, तो इस आवेश के कारण इसके चारों ओर क्या है? एक वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। और यहाँ पर हम एक इकाई या एक कूलाम आवेश ला रहे हैं, ठीक है। तो एक इकाई आवेश यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक कूलाम आवेश पर लगने वाले बल को ही उस बिंदु पर क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। ई लिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? एक सदिश राशि है, तो इसलिए इसको वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बल के बराबर है जो वहां रखे गए एक इकाई आवेश द्वारा अनुभव किया जाता है। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे गए वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इस तरह भी आप कह सकते हैं, परिभाषा इस तरह भी आप बना के कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। परिभाषा याद होनी चाहिए, ठीक है, कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक आवेश पर या इकाई आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को क्या कहते हैं? उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कि जो अन्य आवेश लाया जा रहा है वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाया जा रहा है, तो वहां पर एकांक आवेश लाया जा रहा है, एक इकाई आवेश लाया जा रहा है, मतलब एक कूलाम आवेश लाया जा रहा है। तो एक कूलाम आवेश पर जो बल कार्य करेगा, वैद्युत बल कार्य करेगा, वही वैद्युत बल उस बिंदु पर क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी, या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या होगी? बराबर होगी, ठीक है। इसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं। अब इस पर वेक्टर लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? एक सदिश राशि। कौन सी राशि है? सदिश राशि। क्योंकि वेक्टर ये मूलतः क्या है? बल ही है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मूलतः क्या है? बल है। तो एक इकाई आवेश पर लगने वाला बल, कि वैद्युत क्षेत्र में एक इकाई आवेश पर लगने वाला बल क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। तो इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मूलतः क्या है? बल ही है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो हमने आपको बताया जैसे यहाँ पर कोई आवेश रखा हुआ है, सपोज के लिए क्यू आवेश है, तो इसके चारों ओर क्या है? इसके चारों ओर क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र होगा। अब यहाँ पर हम कोई अन्य आवेश लेके आएंगे, तो मान लीजिए एक कूलाम आवेश ला रहे हैं, तो एक कूलाम आवेश लाएंगे, यहाँ पे दूरी मान लीजिए आ रही है, तो एक कूलाम आवेश लाएंगे तो इसमें मान लीजिए एक बल लगेगा। अब इतने ही दूरी पर यहाँ पर दो कूलाम आवेश लेके आए, ठीक है, दो कूलाम आवेश लेके आएंगे तो उस पर लगने वाले बल का मान क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। अगर यहाँ पर यहीं पर क्या किया जाए? आवेश की मात्रा और बढ़ा दें तो बल का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब
किसी बिंदु आवेश के प्रभाव क्षेत्र में या वैद्युत क्षेत्र में हम आवेश की मात्रा को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। किसी बिंदु पर आवेश की मात्रा को हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो आवेश की मात्रा बढ़ाने पर उस पर लगने वाले बल का मान भी क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम 1 कूलाम आवेश रख रहे हैं तो इस पर लगने वाले बल का मान F है। अगर यहीं पर हम 2 कूलाम आवेश रखेंगे तो इस पर लगने वाला बल अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आवेश की मात्रा बढ़ाएंगे तो इस पर लगने वाले बल का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो किसी बिंदु आवेश के वैद्युत क्षेत्र में अगर हम कोई आवेश लेके आ रहे हैं, किसी बिंदु पर आवेश ला रहे हैं और उस बिंदु पर हम आवेश की मात्रा को जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो उस पर लगने वाले बल का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं। और किसी बिंदु आवेश के वैद्युत क्षेत्र के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, तो ये 2 चीजों पर निर्भर कर रहा है, एक तो आवेश की मात्रा पर निर्भर कर रहा है और एक दूरी पर निर्भर कर रहा है। आवेश, किसी बिंदु पर आवेश की मात्रा को बढ़ाएंगे तो तभी उस आवेश पर लगने वाले बल का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। और दूरी परिवर्तित करेंगे तो उस पर लगने वाले बल का भिन्न भिन्न बिंदुओं पर बल का मान या भिन्न भिन्न बिंदुओं पर आवेश पर लगने वाले बल का मान क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि दूरी भी क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, तो समझने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर किसी बिंदु आवेश के प्रभाव क्षेत्र में या वैद्युत क्षेत्र में कोई टेस्ट चार्ज लेके आते हैं, परीक्षण आवेश लेके आते हैं। टेस्ट चार्ज इसको कहा जाता है, परीक्षण आवेश कहा जाता है। परीक्षण आवेश एक अत्यंत सूक्ष्म कल्पित आवेश होता है। इसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। ठीक है, इसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। ठीक है, मतलब इतना सूक्ष्म होता है, आवेश तो है तो इतना सूक्ष्म होता है कि इसका कोई अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, अर्थात ये सोर्स आवेश पर कोई वैद्युत बल आरोपित नहीं करता है, बल्कि सोर्स आवेश द्वारा इस पर वैद्युत बल आरोपित होता है। स्रोत आवेश द्वारा इस पर वैद्युत बल क्या होता है, आरोपित होता है। तो भी आपको हम लिखा देंगे इस टॉपिक के बाद कि टेस्ट चार्ज क्या होता है और स्रोत आवेश क्या होता है, सोर्स चार्ज क्या होता है और टेस्ट चार्ज क्या होता है। तो अभी इसके बाद में आपको बता दिया जाएगा। अब यहाँ पर सोर्स आवेश जान लीजिए। स्रोत आवेश वह होता है जिसके प्रभाव क्षेत्र में हम अन्य आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो जिस आवेश के प्रभाव क्षेत्र में अन्य आवेश पर लगने वाले बल का अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, सोर्स आवेश कहते हैं। और टेस्ट चार्ज क्या होता है, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश वह सूक्ष्म आवेश होता है जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, अर्थात ये सोर्स आवेश पर या स्रोत आवेश पर कोई वैद्युत बल आरोपित नहीं करता, अर्थात कोई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। ठीक है, इसकी मात्रा इतनी कम होती है। ठीक है, तो इसे वेक्टर से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। अब सपोज कर लीजिए, अभी हमने आपको समझाया कि यहाँ पर कोई सोर्स आवेश है। ठीक है, ये सोर्स आवेश मान लीजिए, तो इसका क्या है, कोई प्रभाव क्षेत्र है और यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हैं। टेस्ट चार्ज को Q0 बोला जाता है। ठीक है, तो टेस्ट चार्ज यहाँ पे लेके आएंगे तो यहाँ से मान लीजिए इसकी दूरी कितना R है, तो इसके कारण इस पर क्या होगा, बल आरोपित होगा। ये सोर्स आवेश Q हो गया, ये सोर्स आवेश है Q और ये क्या है, टेस्ट चार्ज है। तो इसके कारण इस पर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं उत्पन्न होगा या कोई बल आरोपित नहीं होगा, क्योंकि ये परीक्षण आवेश है, अत्यंत सूक्ष्म होता है। ठीक है, और इसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। तो यहाँ पर Q0 पर इसके द्वारा क्या होगा, बल आरोपित होगा या इसके प्रभाव के कारण इस पर बल आरोपित होगा। ठीक है, वैद्युत बल होगा। अगर यहाँ पर इस आवेश को हम बढ़ाते जाएं, इस आवेश को बढ़ाते जाएं, तो आवेश की मात्रा को बढ़ाते जाएं, तो इस पर लगने वाले बल का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आइए देखते हैं कि किसी बिंदु पर स्थित
परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल किस पर निर्भर करता है? आवेश की मात्रा पर निर्भर करता है कि जैसे जैसे आवेश की मात्रा को हम बढ़ाएंगे उस पर लगने वाले बल का मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो देखिए F, तो सोर्स आवेश है, सोर्स आवेश के प्रभाव क्षेत्र में एक अन्य आवेश Q लाया जा रहा है, ठीक है। तो Q पर लगने वाला बल किस पर निर्भर करेगा? आवेश की मात्रा पर निर्भर करेगा। तो F इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? Q होगा, ठीक है। तो किसी बिंदु पर हम आवेश की मात्रा को जैसे जैसे बढ़ाएंगे उस पर लगने वाले बल का मान भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो F इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा, ठीक है। और वैद्युत क्षेत्र जितना अधिक होगा उस पर लगने वाले बल का मान भी क्या होगा? उतना ही अधिक होगा। तो आवेश की मात्रा बढ़ा रहे हैं तो उस पर लगने वाले बल का मान क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। और वैद्युत क्षेत्र भी क्या होगा? बढ़ाएंगे तो उस पर लगने वाले बल का मान क्या होगा? आवेश पर वैद्युत क्षेत्र का मान जितने अधिक होगा उस क्षेत्र में उस आवेश पर लगने वाले बल का मान भी क्या होगा? उतना ही अधिक होगा। तो क्या होगा? F इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? E हो जाएगा। अब F समानुपाती है Q के, F समानुपाती E के, तो इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो आ जाएगा F इज प्रोपोर्शनल टू QE, ठीक। अब यहाँ समानुपाती के चिन्ह को हम हटाना चाह रहे हैं तो इसको हटा करके बराबर का चिन्ह लाएंगे तो इसके साथ एक कांस्टेंट आता है, समानुपाती नियतांक आएगा या प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आएगा। तो हो जाएगा F इक्वल टू KQE, ठीक। अब इस समानुपाती नियतांक को K को 1 करना है। तो K को 1 करने के लिए यहाँ पर भौतिक विज्ञान में नियम है कि जब कोई नई चीज होती है तो उसको ज्ञात करने के लिए ये नियम है। यहाँ पर हम अगर क्या करें, बल को जो आवेश है आवेश का मान 1 कर दें, ठीक है। तो आवेश का मान जब 1 करेंगे, 1 कूलाम करेंगे तो उस पर लगने वाले बल का मान भी क्या होगा? 1 न्यूटन होगा, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कितनी होगी? 1 ही होगी, ठीक है। क्योंकि 1 न्यूटन का बल लग रहा है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी उसी के बराबर होगी, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से कह दे रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से यदि Q बराबर 1 कूलाम, Q बराबर 1 कूलाम है तो उस पर लगने वाला बल कितना होगा? 1 न्यूटन होगा, ठीक है। तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? E का मान कितना होगा? 1 इकाई होगा। कि अगर 1 इकाई आवेश की मात्रा 1 इकाई हो उस पर लगने वाला बल कितना हो? 1 इकाई हो, तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कितनी होगी? 1 इकाई होगी, ठीक है। अब यहाँ पर F का मान हम 1 रखेंगे, Q का मान 1 रखेंगे, E का मान 1 रखेंगे, तो K बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। K का मान कितना आया? 1। तो K का मान जब 1 हो गया तो K का मान इसी में रख देंगे तो यह बराबर क्या आ जाएगा? QE, ठीक है। तो किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में रखने पर, मान लीजिए Q आवेश को क्या किया गया? वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, तो सोर्स आवेश के कारण उस पर जो लगने वाला बल है F का मान क्या होगा? QE होगा। या बराबर क्या होगा? QE। क्योंकि बल क्या है? सदिश राशि है और E ही क्या है? बल ही है। तो अगर F सदिश राशि है तो E भी क्या होगा? सदिश राशि होगा। तो यहाँ सदिश राशि है तो इसको हम क्या करते हैं? और Q क्या है? अदिश राशि है तो इसमें कोई दिशा नहीं होती, इसमें केवल परिमाण होता है Q में, ठीक है। तो Q अदिश राशि है और बल क्या है? इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है, तो E में भी क्या होगा? परिमाण और दिशा दोनों होगा। तो यह बराबर क्या हो जाएगा? Q वेक्टर E, ठीक। अब यहां से इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि वेक्टर E बराबर क्या होगा? वेक्टर F अपॉन Q। वेक्टर E बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर F अपॉन Q,
ठीक है। अब यहां पर थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा वही होगी जो आवेश पर लगने वाले बल की दिशा होगी। तो आवेश पर लगने वाले बल की दिशा किस पर निर्भर करती है? आवेश की प्रकृति पर निर्भर करती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर Q के स्थान पर हम क्या रखें? परीक्षण आवेश ले लें, तो परीक्षण आवेश लेंगे तो क्या होगा? यहाँ लिख दे रहे हैं वेक्टर E एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि, ठीक है। ऊपर को दे रहे हैं अब यहां अगर हम परीक्षण आवेश ले लें तो परीक्षण आवेश लें तो क्या होगा? वेक्टर E बराबर वेक्टर F अपॉन Q0, जहां Q0 क्या है? परीक्षण आवेश है, टेस्ट चार्ज है। जहां Q0 परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश जिसको कहते हैं टेस्ट चार्ज, ठीक। अब यहां से वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा आप निकाल सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा धन परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को उस बिंदु पर क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यहां से परिभाषा क्या एक निकलेगा कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा धन परीक्षण आवेश के निष्पत्ति को उस बिंदु पर क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहां से एक परिभाषा ये भी आपको मिल जा रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ठीक है। समझ रहे हैं यहाँ पे? तो यहां से एक परिभाषा और आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो परिभाषा क्या होगा? लिख दे रहे हैं परिभाषा लिख दिया जा रहा है। वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को निष्पत्ति कर दिए के निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होगा? E बराबर F अपॉन Q0, ठीक है। तो आवेश के कारण इस पर जो बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E बराबर क्या हो गया? F अपॉन Q0 हो गया। Q0 क्या है? परीक्षण आवेश है। अब यहाँ आपको जानना है परीक्षण आवेश क्या होता है और स्रोत आवेश क्या होता है। तो अभी आपको बता रहे हैं, पहले एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा होगी।
परीक्षण आवेश पर जो बल की दिशा होगी वही वैद्युत क्षेत्र की भी क्या होगी, दिशा होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये निर्भर कर रहा कि धन परीक्षण आवेश कैसा है, उसकी प्रकृति कैसा है, टेस्ट चार्ज कैसा है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो अगर धन आवेश है तो धन आवेश पर बल लगने वाला बल, धन आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा, धन आवेश पर जो बल लगेगा या बल की दिशा होगी वो क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। धन आवेश पर जो वैद्युत बल की दिशा होगी वो किधर होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी, और ऋण आवेश पर जो बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि धन आवेश पर वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, धन आवेश पर वैद्युत बल, धन आवेश पर वैद्युत बल, धन आवेश पर वैद्युत बल हाँ, तो अभी आपको बताया गया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, सदिश राशि है। इसका सूत्र जो हमने निकाला था, क्या निकाला था कि वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F अपॉन Q0, जहाँ Q0 क्या है, परीक्षण आवेश है। Q0 क्या है, परीक्षण आवेश, जिसको कहते हैं टेस्ट चार्ज कहते हैं। ठीक है, ये फार्मूला आपको बताया गया कि E इक्वल टू F अपॉन Q0, ये सूत्र है, याद रखिएगा। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश पर लगने वाला बल F और Q0 क्या है, परीक्षण आवेश है, E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होगा, F अपॉन Q0। ठीक है, अब यहाँ वेक्टर E क्या है, एक सदिश राशि, अभी आपको बताया गया। अब यहाँ देख रहे हैं कि वैद्युत अगर आवेश धनात्मक है या ऋणात्मक है, कि वैद्युत क्षेत्र में जो हम आवेश रख रहे हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित धन आवेश पर जो बल कार्य करेगा, वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, धन आवेश पर वैद्युत बल धन आवेश पर वैद्युत बल की दिशा, वैद्युत बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा ऋण आवेश पर वैद्युत बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत लगता है। वैद्युत बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होते हैं। धन आवेश पर जो बल की दिशा होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी, और ऋण आवेश पर बल की जो दिशा होगी वैद्युत बल की दिशा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में होती है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ कुछ चीजें आपको जानना है। आपको बताए स्रोत आवेश क्या होता है और परीक्षण आवेश क्या होता है। तो स्रोत आवेश क्या होता है, जानिए कि स्रोत आवेश वह आवेश जिसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, वह आवेश जिसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है, स्रोत आवेश कहलाता है। स्रोत आवेश कहलाता है। अब
यहाँ अगला है परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश क्या होता है? अत्यंत सूक्ष्म आवेश, टेस्ट चार्ज। ठीक है, यह अत्यंत सूक्ष्म कल्पित आवेश है। यह अत्यंत सूक्ष्म कल्पित आवेश है। इसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता। आवेश है जो स्वयं अपना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता, जो स्वयं अपना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता, उत्पन्न नहीं करता। ठीक है, मतलब यह स्रोत आवेश या उसके क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता। यह स्रोत आवेश एवं उसके क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता, प्रभावित नहीं करता। ठीक है, परीक्षण आवेश, इसको Q0 कहते हैं। Q0 परीक्षण आवेश है। ये अत्यंत सूक्ष्म कल्पित आवेश होता है, अत्यंत सूक्ष्म कल्पित आवेश है। इसका स्वयं का अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। ये स्रोत आवेश और उसके क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता। मतलब ये कहने का अर्थ ये है कि ये स्रोत आवेश पर बल नहीं लगाता, बल्कि स्रोत आवेश के कारण इस पर क्या होता है? बल आरोपित होता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक और विमा देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इकाई और डायमेंशन, यूनिट और डायमेंशन, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एवं विमा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इकाई या मात्रक भी कह सकते हैं। अभी सूत्र आपको बताए, क्या बताया गया कि वेक्टर ई बराबर कि वैद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और धन परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को क्या कहते हैं? उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो ई की इकाई क्या होगी? वेक्टर ई की इकाई या मात्रक क्या होगा? एफ का मात्रक बटे क्यू का मात्रक। तो एफ का मात्रक क्या होगा? एफ क्या है? बल है, बल का मात्रक क्या होगा? न्यूटन। क्या होगा? न्यूटन बटे क्यू का मात्रक कूलम। तो क्या होगा? न्यूटन बटे कूलम। लेकिन फिजिक्स में इस तरह नहीं लिखा जाता है, इसको एक लाइन में लिखा जाता है। तो इसको इस तरह लिखते हैं कि न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, तो ई की इकाई हो गया। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा। तो सूत्र वेक्टर ई बराबर क्या होता है? वेक्टर एफ अपॉन Q0 होता है। ठीक है, तो ई की विमा, इसमें परिमाण और दिशा है, तो ई इसका परिमाण हो गया। तो ई की विमा क्या होगा? ई की विमा बराबर क्या होगा? एफ की विमा, एफ की विमा बटे Q0 की विमा। ठीक, एफ क्या है? बल है, बल की विमा क्या होता है? एम एल टी की पावर -2। क्यू क्या है? आवेश। तो क्यू बराबर क्या होता है? आई टी। आई के लिए क्या होगा? ए, टी के लिए क्या होगा? कैपिटल टी, तो ए टी हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको अंश में ले जाएंगे तो क्या होगा? एम एल टी की पावर -3, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ए की पावर -1। तो एम एल टी की पावर -3, ए की पावर -1। तो ये क्या हो गया? ई की विमा। तो ई की विमा या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा क्या हुआ? एम एल टी
p की पावर -3 a की पावर -1। ठीक है, तो ये वैद्युत क्षेत्र की इकाई हो गई और डायमेंशन हो गया। अब बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र इंपॉर्टेंट है कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, मतलब किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, इस पर डेरिवेशन पूछा जा सकता है, इस पर न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए कि ये कोई बिंदु आवेश है Q। ठीक है, तो ये जो Q आवेश है, ये इसके चारों ओर का जो माध्यम है उस माध्यम का परावर्तन मान लीजिए K है, और इससे R दूरी पर, या इस तरह भी कह सकते हैं कि ये Q आवेश जो बिंदु आवेश है ये कहाँ पर रखा हुआ है, K परावर्तन वाले माध्यम में रखा हुआ है। तो इसके चारों ओर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। तो सपोज के लिए इससे R दूरी पर एक बिंदु है, इससे R दूरी पर यहाँ पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। तो यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात करना है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी मान लीजिए कितना है, R है। R दूरी पर स्थित बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो ये परीक्षण आवेश है, तो इसके कारण इस पर कोई बल आरोपित नहीं होगा, बल्कि इस आवेश के प्रभाव के कारण अर्थात इसके वैद्युत क्षेत्र के कारण इस पर क्या होगा, बल आरोपित होगा। तो ये धन परीक्षण आवेश है, तो इस पर बल इस दिशा में मान लीजिए लग रहा है। ठीक है, तो ये बल की दिशा हो गई है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा, बल की दिशा हुई, तो ये क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा होगा। तो मान लीजिए कि माना बिंदु आवेश Q परावैद्युतांक के वाले माध्यम में रखा है। इससे R दूरी पर स्थित, इससे R दूरी पर स्थित परीक्षण आवेश Q0 है। R दूरी पर स्थित परीक्षण आवेश Q0 है। ठीक है, अब देखिए परीक्षण आवेश Q0 पर इस आवेश के कारण इस पर क्या होगा, बल आरोपित होगा। ठीक है, चूंकि ये इसके प्रभाव क्षेत्र में है तो इस पर क्या करेगा, बल आरोपित करेगा, वैद्युत बल लगाएगा। तो कूलाम के नियम से Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल कूलाम के नियम के अनुसार वैद्युत बल F मान लिए, तो यह बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन0 के इंटू Q1 का मान क्या है, Q है, और Q2 का मान कितना है, Q0। तो Q0 अपॉन इनके बीच की दूरी R है, तो क्या हो जाएगा, R²। तो F इक्वल टू 1/4 पाई, इसको एप्सिलॉन0 भी बोलते हैं। तो चाहे आप एप्सिलॉन0 बोलिए, एप्सिलॉन0 कहिए, बात एक ही है। ठीक है, तो चूंकि हम लोग जो पढ़ाया गया था तो एप्सिलॉन0 ही बताया गया था। ठीक है, तो कहीं प्रॉब्लम होती है, एप्सिलॉन0 हैबिट में नहीं है, एप्सिलॉन0 ही है। तो आप चाहे एप्सिलॉन0 कहिए या एप्सिलॉन0 कहिए। तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन0 के इंटू Q0 अपॉन R²। ठीक है, तो इस पर इतना बल आरोपित हो रहा है कूलाम के नियम के अनुसार। ठीक है,
अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या है कि वैद्युत क्षेत्र में इकाई आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, तो इसके वैद्युत क्षेत्र में अगर Q0 का मान 1 हो जाए तो इस पर जो बल लगेगा वही क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से E बराबर क्या हो बताया गया आपको, F/Q0। ठीक है, तो यहाँ से F के स्थान पर, यहाँ पर F के स्थान पर क्या रख देंगे, Q0, तो यहाँ F बराबर क्या हो जाएगा, Q0E। ठीक, इसको हम 1 मान ले रहे हैं, इसको 2 मान ले रहे हैं। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से, 1 और 2, यहाँ F बराबर इतना है, यहाँ F बराबर Q0E है, तो बराबर कर देंगे तो क्या होगा, Q0E बराबर क्या होगा, 1/4πε0 K इंटू Q0/R²। Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, तो E बराबर क्या आ गया, 1/4πε0 K इंटू Q/R²। ठीक, ये सूत्र आप याद रखेंगे। तो किसी बिंदु आवेश के कारण उससे r दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होगा, 1/4πε0 K इंटू Q/R², ये होता है। ठीक है, तो अगर बिंदु आवेश के चारों ओर का माध्यम वायु या निर्वात हो, यदि बिंदु आवेश के चारों ओर का माध्यम वायु या निर्वात हो तो उसके लिए K बराबर क्या होगा, माध्यम का परावर्तन वायु या निर्वात के लिए कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ K का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो E बराबर क्या आ जाएगा, 1/4πε0 इंटू Q/R²। ठीक, अब इसको सदिश रूप में लिखना होगा, तो सदिश रूप में लिखने के लिए क्या होगा, सदिश रूप क्या होगा, वेक्टर E इक्वल टू 1/4πε0, E इक्वल टू 1/4πε0 Q/R² इंटू R कैप, जहां R कैप क्या है, इकाई सदिश है, जहां R कैप क्या है, इकाई सदिश। ठीक है, तो अगर ये आवेश धन आवेश पर है तो इस पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी इस पर बाहर की ओर होगी, अगर यहाँ पर ऋण आवेश लिया जाएगा तो इस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, स्रोत आवेश की ओर ही होगी। तो यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, अगर यहाँ पर धन आवेश है तो इस पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो क्या होगी, बाहर की ओर होगी, या इससे दूर होगी, स्रोत आवेश से दूर होगी, बाहर की ओर होगी। लेकिन अगर यहाँ पर ऋण आवेश हम ले रहे हैं तो इस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, स्रोत आवेश की ओर होती है, इसके अंदर की ओर होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा।